मैं लोगों को कहता था कि आप भारत माता की जय बोल के बुद्धिजीवी नहीं बन सकते, आप वैचारिक नहीं बन सकते। मैं कभी-कभी कहता हूँ दक्षिण पंथियों ने ट्रोल आर्मीज़ पैदा की है। शिक्षा के क्षेत्र में तो संकट है। मैंने सेवानिवृत्ति ले ली है तो मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है। भारत में नकल करना और जो कहते हैं प्रेडेटरी जर्नल्स, जो पैसे दे के अपनी चीज़ छापना, ये हम नंबर 1 हो गए हैं पूरी दुनिया में, जो शर्म की बात है। समस्या भी रहेंगी, हम भी रहेंगे और दोनों साथ में चलेगी। और समस्या के होते हुए हम कुछ पूंजी लाएंगे, समस्या सॉल्व कभी नहीं करनी। तो जेएनयू में एक हम कहेंगे कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है। लेफ्ट इतनी कमज़ोर है, वैचारिक स्तर पे कमज़ोर हो गई है। जो आपने कहा 20 साल पहले वो नहीं था। पढ़ने लिखने वाले लोग थे, आज पढ़ने लिखने वाले कम हो गए, वामपंथियों के साइड में भी, और फिर अब दक्षिणपंथी आ गए। हमारे यहाँ बहुत धीमी गति से बदलाव आता है, नहीं आता ये नहीं कहता हूँ। इंटेग्रिटी, अपना सच, अपना अस्तित्व, वो कभी नहीं खोना चाहिए। कि हमारी यहाँ चमड़ी इतनी पतली है कि थोड़ी सी भी आलोचना हम सह नहीं पाते। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष तो बाद में आया। हमारे यहाँ मोक्ष तो बौद्धों की वजह से आया है। निर्वाण उन्होंने दिया, हमने भी कहा चलो मोक्ष। हमारे से जो ताकतवर है उसको हम कैसे रेजिस्ट करें, और हमारे से जो कमज़ोर है उसको प्रताड़ित न करें। तो सबसे पहले तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है। तो जैसे पानी को एक जगह रखा सड़ जाएगा, उसी तरह पूंजी को आप पकड़ के जकड़ के रखेंगे, वो सड़ जाएगा। एक मकरंद ही नहीं बना पाया हूँ मैं, 10 मकरंद या 100 मकरंद कहाँ से बनाऊंगा। मैं एक षड्यंत्र सिद्धांतिक व्यक्ति नहीं हूँ। वी आर अ वॉकिंग स्पीशीज। तो वॉकिंग, टॉकिंग एंड थिंकिंग साथ साथ चलते हैं। मकरंद परांस पे तो है ही नहीं, ऐसा ना तो कोई व्यक्ति है, ना व्यक्ति था, ना रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है बातें मुलाकातें, और आज साहित्य तक स्टूडियो में हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं मकरंद परांजपे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मकरंद जी देश के जाने माने बौद्धिक आलोचक, कवि, उपन्यासकार और वह प्राध्यापक रहे हैं जिनका प्रभाव अपनी छात्रों पर बहुत लंबे समय तक बना रहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से आपने स्नातक किया, उसके बाद अर्बाना शैम्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर और शोध पीएचडी की उपाधि हासिल की। दिल्ली के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और मैं कहूँगा चर्चित और हाल के दिनों में विवादास्पद विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लंबे समय तक प्राध्यापक के तौर पर अंग्रेजी पढ़ाते रहे। 2014 में आप यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन में ग्लोबल लिटरेरी स्टडीज के पहले एरिक ऑरबाख विजिटिंग चेयर थे। बहुत सारे काम आपके 200 से अधिक अकादमिक पत्र और 1000 से अधिक ऑपेड और स्तंभ लेखन की दुनिया का जाना माना नाम रहे हैं। और जेएनयू राष्ट्रवाद और भारत का असभ्य युद्ध, अगर हिंदी में मैं कहूँ तो, और स्वामी विवेकानंद, हिंदू धर्म और भारत की आधुनिकता का मार्ग, महात्मा गांधी, भारत की विचारधारा और चिंतन में जो भी बौद्धिक तत्व हो सकता है, या जो विमर्श का तत्व हो सकता है, या जो संवाद का तत्व हो सकता है, मकरंद परांजपे जी की कोशिश रही है कि उस की तह तक पहुंचा जाए, उन व्यक्तित्वों को सामने लाया जाए और उन विषयों पर बात की जाए जिन विषयों से हमारी युवा पीढ़ी को भिज्ञ होना चाहिए, उसे जानना चाहिए। मकरंद जी, ये जो मकरंद परांजपे जिनकी चर्चा में मैं इतनी बातें कहा, जिसको कहने में कुछ मिनट लगे होंगे, इससे भी बड़ा आपका परिचय इससे विशाल है, विशद। मैं आपकी शुरुआत, आपके बचपन के बारे में, मैं यह कार्यक्रम दरअसल हमारे अतिथि के समूचे जीवन कर्म को जानने का एक प्रयास है। उसको डिजिटल हम आर्काइव करने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में,
कि जो भी दर्शक है वह जान सके कि हमारे अतिथि का निर्माण कैसे हुआ, उसकी निर्मित कैसे हुई। तो मैं आपसे आपके बचपन की तरफ, उसकी पढ़ाई लिखाई की तरफ, परिवार और जो संस्कार आपको बचपन में मिले जिससे आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी, तो मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि जीवन भर मैंने सिर्फ़ 2-3 चीज़ें करी हैं। एक तो पढ़ना, दूसरा लिखना, तीसरा बात करना और चौथा चलना। ये 4 ही चीज़ें मैं जानता हूँ और तो कुछ जानता नहीं हूँ। और एक लिहाज से इन सब चारों चीज़ों के पीछे एक ही चीज़ है, वो है एक जिज्ञासा। तो हर चीज़ के बारे में बचपन से मुझे वो एक क्यूरियोसिटी कहिए, कौतूहल कहिए कि जानने की एक इच्छा थी। और जब तक मैं किसी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं जानता था, तब तक मैं रुकता नहीं था, उसी के पीछे पड़ा रहता था। और जब लगता था कि हाँ, कुछ समझ में आ गया, तब बहुत अच्छा लगता था, बहुत आनंद आता था। और वो तभी लगता था जब आपने कहा किसी चीज़ के तह तक पहुँचना, और उसके लिए किसी भी आदमी को एक सत्यान्वेषी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आन्वीक्षिकी की जो परंपरा है, ये भारत में पुराने समय से है और ये हर क्षेत्र में चलती है। तो ये तर्कसंगत भी है, इसमें श्रद्धा की भी आवश्यकता है और इससे मनुष्य का उद्धार होता है। तो ये बचपन से किसी न किसी तरह से मेरे मन, मस्तिष्क, दिमाग, आत्मा में आप कह सकते हैं इसका बीज रोपण हो चुका था। तो उसी के ज़रिए मैं चलता गया और कोई प्लान ही नहीं था मेरे जीवन में। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा मैं पीएचडी करूँगा। आप कहाँ पैदा हुए, परिवार में माता-पिता जी के? मैं उस पारिवारिक संस्कार को जानने की कोशिश कर रहा हूँ जी, जिस जी, जी। तो मेरी पैदाइश हुई है अहमदाबाद में और मेरी माताजी जो हैं, उनका पूरा परिवार संघनिष्ठ है। जैसे मेरे नाना जी, नानी जी। नानी जी को मैंने अपनी आँखों से देखा है काफ़ी साल तक, लेकिन नाना जी को कभी नहीं देखा। मेरे जन्म के पहले ही वो गुज़र गए। लेकिन वो जो संघ के जो स्थापनकार थे, हेडगेवार जी, केशव बलिराम हेडगेवार, वहाँ से लेके वो सबको व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानते थे। वो एक हम कह सकते हैं हिंदू नेशनलिस्ट कह सकते हैं उनको। और गुरुजी तो हमारे घर में ही मेरे ननिहाल में रहते थे। तो बचपन में भी मैंने गुरुजी को देखा है, अपनी आँखों से देखा है। और दूसरे कई संघ से जुड़े हुए, जैसे अभी हमारे आदरणीय परम आदरणीय मोहन राव भागवत जी है, उनके पिताजी मधुकर राव भागवत जी मेरे ननिहाल में रहते थे जब उनको पूरे गुजरात प्रांत का उनको वो उत्तरदायित्व सौंपा था। तो ये तो मेरी माताजी की साइड की फैमिली। और मैं इसीलिए इसका ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि गांधी हत्या के बाद मेरे नाना जी, जो उनका अपना एक बिज़नेस था, वो एक केमिस्ट थे, बहुत अच्छे केमिस्ट थे। और जो सारी तमाम जो मिलें थी, अरविंद, मफतलाल, इनको ये डाइज़ यानी जो रंग बनते थे, केमिकल रंग, वो सप्लाई करते थे। और वो काफ़ी सफल बिजनेसमैन थे, छोटे बिजनेसमैन, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। गांधी हत्या के बाद सारे बिजनेसमैन ने, क्योंकि आरएसएस से उनका संबंध था, हम लोगों को बहुत परेशानियां हुई है। और उसी तरह जब इमरजेंसी हुई, तब मेरे सगे मामा जेल में थे, वडोदरा जेल में थे, और संजीवन गजानन देवधर, और उन्होंने सबको योग सिखाया जेल में। मेरे मौसा जी भी जेल में थे। तो ये सब लोग, मेरी मौसी जी भी अभी जीवित है, 94, उनकी 94 उम्र है। और वो पूरी ज़िंदगी उनके संग में समर्पित थी। मेरे पिताजी वो एक लैंड ओनिंग फैमिली से थे, उम्बरगांव नाम की जगह थी। लेकिन वो कुल कायदा और वो सब हुआ और सारी ज़मीनें चली गई। मेरे पिताजी बड़ौदा में नौकरी करने आए, इंजीनियर थे, और वो बहुत उदार चरित्र के थे। तो ऐसे नहीं है कि विचारधारा में साम्य था, बिल्कुल नहीं। और हम लोग किसी कारणवश हम शाखा में भी नहीं जाते थे बचपन में, क्योंकि जब मेरे पिताजी का तबादला हो गया, बेंगलुरु आए बचपन में, तो हम बहुत दूर रहते थे। वो ग्लास फैक्ट्री मेरे पिताजी ने उसकी शुरुआत की, इंजीनियर थे।
तो वहाँ पास में कहीं भी कोई शाखा थी ही नहीं। खैर, तो फिर मेरी पढ़ाई हुई, बिशप कॉटन्स नाम के स्कूल में मैं गया और वहाँ पूरे अंग्रेज़ी तंत्र में पढ़ा मैं, और कुछ हद तक अंग्रेज़ी मैंने सीखी वहाँ और यहाँ ननिहाल वाले, माताजी के साइड के लोग कभी-कभी हमें कहते थे, मज़ाक उड़ाते, तो अंग्रेज़ी बन रहे हैं। ये सब मैंने देखा बचपन में। लेकिन कहने का मतलब है कि जो भारत के प्रति मेरा एक बहुत अपार प्रेम आप कह सकते हैं, और प्रेम के साथ एक जिज्ञासा, वो भावना मुझे अमेरिका में मिली। क्यों? क्योंकि मैं बहुत उम्र में ज़्यादा नहीं था, 19 साल का था, मुझे फेलोशिप मिल गई थी, असिस्टेंटशिप मिली थी, मैं वहाँ पढ़ाता भी था, और 4 महीने वहाँ, बहुत छोटी जगह थी अर्बाना शैम्पेन, बर्फ़ से मतलब एकदम हम लोग ग्रस्त थे। तो लाइब्रेरी इतनी अच्छी थी, और पीएल 480 के तहत सारी हिंदुस्तान की किताबें वहाँ आती थी। अच्छा। तो 4 महीने बर्फीले क्षेत्र में क्या करेगा आदमी, तो हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे, हर रोज़ पढ़ते थे। और तब एकदम दिमाग के जो पर्दे परत थे वो खुलने लगे, और जैसे मैंने कहा, अकस्मात मैं पहले तो वहाँ गया अंग्रेज़ी का, मेरा बड़े भाई आईआईटी में थे, मेरे पिताजी इंजीनियर थे, सब ने सोचा ये भी इंजीनियर बनेगा। तो एक दिन वो मैं क्लास में गया था, तो 1 या 2 दिन ही मैंने वो कोचिंग क्लास लिया, और फिर मैंने कहा मैं जीवन भर ये काल्पनिक प्रॉब्लम्स के काल्पनिक सॉल्यूशंस नहीं करने, मुझे साहित्य में जाना है। तब मेरी माताजी ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि देखो, हम मध्यम वर्गीय हैं और हमारे पास तुम्हारे लिए कोई बिज़नेस शुरू करने की पूंजी भी नहीं है, तो तुम अगर अंग्रेज़ी या कोई साहित्य पढ़ना चाहोगे तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना। तो फिर उन्होंने अपने एक प्रोफेसर थे, इंग्लिश के प्रोफेसर, बहुत मशहूर प्रोफेसर थे, एम.के. नायक, प्रोफेसर एम.के. नायक थे, तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी। मैंने उनको सलाह के लिए चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने कहा देखो, या तो तुम पीएचडी तक पहुंच जाओ, या तो तुम घर घर जाके डिटर्जेंट, जो साबुन है, वो बेचने की तैयारी रखो, तो ही इस क्षेत्र में जाना। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, जो कुछ करो जी जान लगन से करो, और अच्छी तरह से करो। और जब मैं बैंगलोर के बाद हम लोग गए, मैं 1 साल के लिए, मैं बहुत जल्दी ऊब जाता हूँ किसी चीज़ से, तो 10वीं करके फिर वो 10+2 आ गया, तो मैंने पिताजी को कहा कि मैं तो यहाँ बोर हो जाऊँगा, 2 साल की ये प्री यूनिवर्सिटी करते, 1 साल का जो कोर्स है वो आपने 2 साल, तो मुझे मद्रास यानी चेन्नई जाके 1 साल की प्री यूनिवर्सिटी करनी है। तो उन्होंने कहा भाई तुम जाओ, तुम्हें जो करना है करो। तो वो दाखिला भी मैंने लिया, और उसके बाद मैं सेंट स्टीवंस में अपने आप ही पहुंच गया, किसी ने मुझे वैसे कहा नहीं तुम वहाँ जाओ। तो दिल्ली में मेरे पिताजी के मामा जी थे, उन्होंने कहा हाँ लड़की को यहाँ भेज दो, हम लोग देख लेंगे। तो हरीश त्रिवेदी जी बहुत बड़े प्राध्यापक हैं, आज भी मैं उनको गुरु मानता हूँ, इलाहाबाद के हैं, लेकिन तब वो सेंट स्टीवंस में पढ़ाते थे। इंटरव्यू में वो बैठे थे, मेरी पर्सनल स्टेटमेंट देखी, मुझे 4-5 सवाल पूछे कि आपने क्या पढ़ा है, तो मैंने उन किताबों के नाम दिए, तो वो हैरान हो गए कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ अपने बारे में, मैंने सात रक मुख क्या क्या नहीं पढ़ा था। तो वहाँ भी एक किस्म से अहंकार भंग जल्दी हो गया, क्योंकि मेरे से ज़्यादा उपमन्यु चैटर्जी ने पढ़ा था, जो मेरे क्लासमेट थे, और उन्होंने 1 साल हिस्ट्री ऑनर्स करके हिस्ट्री छोड़ दिया था दोबारा इंग्लिश में आने के लिए। तो बड़े महान हस्ती थे मेरे इर्द गिर्द, तो बहुत सीखने को मिला सेंट स्टीवंस में। तो वैसे ही मेरे पिताजी ने कहा अब बस तुम विदेश चले जाओ, वहाँ पढ़ने की कोशिश करो। वैसे ही कहीं मुझे एडमिशन भी मिल गया, फेलोशिप भी मिल गई, तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ी। लेकिन एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ निर्वाह करने के लिए मैं असिस्टेंट यानी टीचिंग असिस्टेंट था, तो मेरे से उम्र में बड़े छात्रों को मैं पढ़ाता था। और तब मुझे लगा कि ये पढ़ाने में कुछ गज़ब चीज़ होती है, कि जब आप क्लास में जाते हो तो एक किस्म से चमत्कार हो जाता है कि नए विचार निर्माण होते हैं जो आपने सोचा नहीं है। जैसे आपके साथ बात करते करते भी नए विचार आते हैं, है ना? तो इसी तरह ज़िंदगी आगे
गई और सबने कहा तुम यहाँ रुक जाओ, भारत में क्या बचा है। लेकिन जिस दिन मेरे हाथ में डिग्री आ गई, नेक्स्ट दिन मैं वापस आ गया लगभग, और वैसी नौकरी कहीं मिल गई, हैदराबाद विश्वविद्यालय में नौकरी मिली, वैसी ज़िंदगी आगे गई। लेकिन पढ़ना, लिखना, सोचना, थोड़ा बहुत बातचीत करना और चलना, ये चीज़ें कायम रही। मकरंद जी, मैं आपने जब बचपन का उदाहरण दे रहे थे, विशेषकर किशोरावस्था का जब आप उल्लेख कर रहे थे, आपने जिस माहौल की बात की, जिस तरह से परिवार का एक तरह से विपरीत मतों के बीच भी जिस तरह का सामंजस्य था परिवार में, और जिस तरह से आपकी पढ़ाई को लेकर घर में एक उदारता थी कि ठीक है, जो आपको करना है करिए, वह माहौल, और आपने पूरे मतलब मैं कहूँगा कि 2.5 दशक 3 दशक तो पढ़ाया ही है। आप छात्रों को जो पढ़ा रहे हैं और आज की जो पीढ़ी देख रहे हैं, क्या आपको यह लगता है कि हम वर्तमान में 2025 में जो माहौल आपके समय पढ़ाई का था, जिस तरह का उत्साह, आपने अभी उपमन्यु चटर्जी का नाम लिया, अपने अध्यापक का नाम लिया, क्या इस समय शिक्षा के क्षेत्र में वह स्थितियां हैं? क्या छात्रों के बीच उस तरह की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की, अपने भविष्य को लेकर उस तरह के चिंतन का भाव बचा है? क्या उन्हें उस तरह का निर्देश अपने अध्यापकों से, प्राध्यापकों से या अपने परिवार के लोगों से मिल रहा है? मैं ये जानना चाहूँ। नहीं, क्यों नहीं, मैं तो बहुत आशावादी हूँ। बल्कि हमारे समय में निराशाजनक वातावरण था। इमरजेंसी आ गई थी और मैंने एक इमरजेंसी डायरी भी लिखी, जो किसी ने चुरा भी दी। क्या क्या होता है, जो प्लेजरिज्म, जो हम नकल की बात करते हैं, तो तब लगता था कि भारत में कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से निकलो। आज तो वो नहीं लगता। और वही दबाव होता था, खास करके मध्यम वर्ग के। जैसे मेरी माँ ने भी मुझे कहा, तुम सेल्समैन बन जाओगे, दर दर भटकते जाओगे, तुम्हारे लिए कोई व्यवसाय का साधन नहीं होगा। और आज भी वही परेशानी है। और ख़ास करके जैसे जेएनयू में मैंने 50 साल में सबसे सीनियर मोस्ट प्राध्यापक था, और 3 साल मैं भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का निदेशक भी रहा हूँ। तो मैंने सारा मतलब स्पेक्ट्रम देखा है। तो जेएनयू में अलग अलग तबके के लोग आते हैं, और उनमें भी वो है। और मेरे इतने जो अनुसूचित जनजाति और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के इतने मेरे पास स्टूडेंट आए हैं पीएचडी के लिए, मास्टर्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट के। तो यही इससे मुझे लगता है कि वो भी असल के खोज में है, हर एक असल के खोज में है कि सच्चाई क्या है, गहराई से किसी चीज़ को हम कैसे समझें। लेकिन वातावरण खराब तो है ही। एक तो प्रेशर है, दबाव है, और दूसरा क्या हो गया है कि सब लोगों को इजी वे आउट चाहिए, कि जल्द से जल्द कहीं से किसी से जुड़ के, कोई आंदोलन चला के, कोई चीज़ लगा के हम आगे बढ़ जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें तब भी थी, लेकिन आज बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा हो गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो संकट है। संकट क्यों है? क्योंकि योग्यता पे ध्यान ही नहीं है। जो हम कहते हैं कि एक्सलेंस, किसी भी चीज़ में सर्वश्रेष्ठ बनना, वो तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। क्योंकि आजकल एक तो रिजर्वेशन बहुत चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने सेवानिवृत्ति ले ली है, तो मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है। तो रिजर्वेशन एक अतिशयोक्ति बन गया है, यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। और रिजर्वेशन में भी योग्यता पे ध्यान दीजिए। और जिन लोग जो क्रीमी लेयर्स हैं, ये अब गवर्नमेंट कतराती है, वहाँ भी लाना चाहिए अनुसूचित जनजाति जाति में, कि जब आपके पिताजी आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर है, कोई भी आपका मापदंड हो, 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो, आप छोड़ दीजिए आरक्षण, दूसरों को दीजिए। क्योंकि हमने देखा है, जिनको ज़रूरत है वहाँ पहुँचना ही नहीं है। एक बहुत सर्वश्रेष्ठ वर्ग वहाँ भी निचली वाले सो कॉल्ड वर्ग में भी पैदा हो गया। और यहाँ साथ में निजीकरण हो रहा है, आप जानते हैं। और विदेश में हम इतनी पूंजी भेजते हैं, $15 बिलियन हम खर्च कर रहे हैं विदेश अपने बच्चों को भेजने में। उसमें 1000 जेएनयू को फंडिंग मिल सकती है। तो संकट तो बहुत गहरा है इस शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन निराशा उस तरह से नहीं है कि लोगों में जिज्ञासा नहीं है या छात्र अच्छे नहीं है, वो मैं कभी नहीं कहूँगा। शिक्षक अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने उनको प्रोत्साहित नहीं किया, उनको प्रेरित नहीं किया। तो शिक्षक वर्ग में एक किस्म से न्यूनतम
ता आ रही है। और हमारे यहाँ और एक मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ, भारत में नकल करना और जो कहते हैं प्रेडेटरी जर्नल्स, जो पैसे दे के अपनी चीज़ छापना, ये हम नंबर 1 हो गए हैं पूरी दुनिया में, जो शर्म की बात है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जर्नल बिल्कुल अवैध है। तो ये सब जो चीटिंग का वातावरण है, और इसको हमको ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म यानी इस पे लगाम अगर नहीं लगाएंगे तो बहुत नुकसान होगा आने वाली पीढ़ी में। मकरंद जी, आपने कहा कि 5 दशक लगभग आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नहीं, 25 साल 25 साल कुल मिला के मैं लगभग 5 दशक मैंने पढ़ाया है, पढ़ाया 80s है को जी, लेकर के ठीक है। अभी तक। पर वो तो आप 19 साल की उम्र में जब पढ़ाने लगे, आप अमेरिका भी गए तो वहाँ भी पढ़ाने के साथ साथ पढ़ रहे थे, तो इसलिए मैं ये जानना चाहूँगा कि जब 25 साल पहले वाला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय था और जो आज का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, जब आपने सेवानिवृत्ति ली, स्वैच्छिक ली है, मुझे पता है कि आप दोनों में क्या अंतर हुआ, और आपके कुछ ऐसे अनुभव जो आपके अपने वरिष्ठों के साथ रहे हैं, जो याद रह गए हों कि शायद हमारे जीवन में ये हमारे वरिष्ठ ने हमारे साथ ये सलाह दी, या उन्होंने इस तरह से समझाया या ये सिखाया। क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह भी है कि हमारे जो लोग, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, वो अपने जीवन में उन बिंदुओं को जोड़ते हुए वो ये तलाश कर सकें कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ सहज होता है, सभी के सामने संघर्ष आते हैं, फिर भी अवसर मिलते हैं। और हर समय, जैसा कि आपने बहुत सकारात्मक नोट पे आपने बात कही, मैंने तो जो बात कही, आपने कहा कि नहीं, छात्र अच्छे होते हैं, शिक्षक जरूर हो सकते हैं कि खराब हो, लेकिन छात्रों के अंदर वो कामना है, वो चुनौती है, वो अवसर है, हर समय मिलता है, आपको तलाश करने की ज़रूरत है। मैं आपके अपनी उन जीवन अनुभवों को और साथ ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को, जिस तरह से आपने बताया कि देश भर के लड़के आते हैं, बहुत बार ये चर्चा होती कि बहुत कम पैसों में वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई मिलती थी। हम जो भी प्राध्यापकों की जब सूची देखते हैं, बौद्धिकों की सूची देखते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लोगों का नाम रहा है। आलोचक ये कहते हैं कि शायद दिल्ली में होने का, सत्ता के केंद्र में होने का, सुसंपर्कों का लाभ मिला है। नहीं, वो सिर्फ वो नहीं है। आप खुद क्या पाते हैं? मैं पूरी बात समग्रता में, इसीलिए मैंने पूरी बात बता दी। आलोचक ये कहते हैं वो देशद्रोह का अड्डा हो गया है। तथ्य कहाँ है? असली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ है? और आपके जो अपने अनुभव हैं और आपके जीवन में जो लोग आए, जो जिनको आप याद कर पाए, मैं सभी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर तो मैंने एक पूरी किताब लिखी है, जैसे आपने पहले ही बताया। तो जेएनयू एक अलग दुनिया है, और जेएनयू के पहले मैं आईआईटी में पढ़ाता था। तो मैंने मेरी किताब में भी यही लिखा है कि प्लैनेट जेएनयू यानी एक ये, इसको हम एक क्या कहेंगे, एक अलग ही दुनिया है, एक ग्रह है। तो आईआईटी और जेएनयू में इतना बड़ा अंतर है, हालांकि एक सिर्फ रास्ते के उस पार है और हाँ, रास्ते, सड़क का। तो एक्चुअली अक्रॉस द रोड, ऐसे मैंने कहा, क्योंकि वो जो वेदांत देसी का मार्ग है, वो आगे जाके अरुणा असफ अली मार्ग वही हो जाता है। तो ये दक्षिण पंथ और वाम पंथ का इतना बड़ा फासला है, मैं बता ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं जेएनयू में आया और मैंने ये पाया कि आईआईटी की क्या मेंटालिटी है। ये इंजीनियरिंग मेंटालिटी है कि एक समस्या है, उसका हम निवारण कैसे करें, पूरी उसमें हम ऊर्जा लगा दें, ये भी ट्राई करेंगे, ये भी ट्राई करेंगे, मैकेनिकल, सिविल, हर चीज़, और समस्या को हम हल करेंगे। तो जेएनयू में क्या है, समस्या है, अच्छा, उसका हम थोड़ा सा शोध करेंगे, उसको परिष्कृत करेंगे, उसमें कुछ डालेंगे, समस्या भी रहेंगी, हम भी रहेंगे, और दोनों साथ में चलेगी। और समस्या के होते हुए हम कुछ पूंजी लाएंगे। समस्या सॉल्व कभी नहीं करनी, कोई भी समस्या हो, जैसे हॉस्टल की समस्या कभी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हॉस्टल के ज़रिए हम लोगों को गेस्ट बनाएंगे, गेस्ट बनाने के बाद उनको इंडोक्ट्रिनेट करेंगे, उनको पोलिटिसाइज करेंगे, काडर बनाएंगे। तो ये एक अलग दुनिया है। तो मैंने जेएनयू में आकर के देखा कि जो वामपंथी थे, उनका ये गढ़ था। तो वो दूसरे किसी को टिकने नहीं देते थे। टिकने नहीं देना यानी उनको महत्व नहीं देना, उनकी बात नहीं सुनना, उनको बहिष्कृत करना। यहाँ पैलेस्टाइन में आंदोलन करो, लेकिन तिब्बत में जो हो रहा है कभी नहीं बोलो। जैसे
माओ की कभी आलोचना नहीं सुनी, स्टालिन की कभी नहीं आलोचना सुनी, है ना? जो कितने इतने बुरी चीज़ें जो हुई, गुलाग आर्किपेलागो की कभी नहीं बात हुई, हिंदुत्व पे प्रहार करो, ये करो, ब्राह्मणिज़्म को कुछ गाली दे दो, वहाँ पे दूसरे साइड कुछ हुआ तो कभी इस्लामिज़्म पे कभी कोई चर्चा मैंने नहीं सुनी कि ये इतना ख़राब है या इससे ये हुआ है। ग्रूमिंग गैंग्स हुई, उस पे कोई चर्चा करो, नहीं फोर्सिबल कन्वर्जन हुआ, कभी नहीं। तो जेएनयू में एक हम कहेंगे कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है। तो वामपंथी, इस्लामिस्ट, ये सब लोगों ने मिलके उनका एक वर्चस्व किया था। तो उसमें भी मैं एक डिसरप्टर था। जैसे कन्हैया कुमार का जो फिनोमिनन था, तब मैं अकेला था जेएनयू के भीतर से जो खड़े होके बोलने लगा कि ये आप लोग जो कह रहे हो वो गलत है, ये यूनिवर्सिटी का काम ही नहीं है। यूनिवर्सिटी का काम पढ़ना लिखना है, ना तो किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन छेड़ के उसको हटाने की कोशिश करना, वगैरह वगैरह। तो वहाँ से भी मैंने देखा है और मैंने इसको पंच बकार बोला। पंच बकार यानी क्या? पहले ब्रांडिंग होता है, आपको ब्रांड किया जाता है कि भाई ये तो आरएसएस का आदमी है, ये हिंदुत्ववादी है। उसके बाद उसको ब्राउ बीट किया जाता है, उसको थोड़ा प्रताड़ित करके भाई यहाँ कर दो, हमारे साइड आ जाओ, बुलिंग वगैरह, ब्रांडिंग, बुलिंग। उसके बाद बॉयकॉट होता है, उसके बाद मतलब बहिष्कृत करना, ये सब होता है कि आपको किसी तरह साइलेंस कर दो, या तो मैं उसको दूसरी तरह से कहूँगा बुलशिट जो कहते हैं, यानी उसको किसी न किसी तरह उलझा दो। जैसे मेरे खिलाफ इतने ओपन लेटर्स लोगों ने लिखे तो उनका सबका मैंने जवाब दिया। तब मुझे पता चला कि लेफ्ट इतनी कमज़ोर है, वैचारिक स्तर पे कमज़ोर हो गई है। जो आपने कहा 20 साल पहले वो नहीं था, पढ़ने लिखने वाले लोग थे, आज पढ़ने लिखने वाले कम हो गए, वामपंथियों के साइड में भी, और फिर अब दक्षिणपंथी आ गए, तो वहाँ तो और भी कमज़ोर है। तो मैं लोगों को कहता था कि आप भारत माता की जय बोल के बुद्धिजीवी नहीं बन सकते, आप वैचारिक नहीं बन सकते, या आप सिर्फ कोई नारा लगाएंगे, कुछ करेंगे। आपको बहुत गहरी सोच के लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा। अपने ग्रंथों को भी पढ़ना लिखना सीखिए, वो भी हमने सीखा नहीं है। तो मैं कभी कभी कहता हूँ दक्षिणपंथियों ने ट्रोल आर्मीज पैदा की है, जो नैरेटिव बदलना चाह रहे हैं, यानी आक्रामक सोशल मीडिया पे एक दूसरे पर या दूसरे किसी पर आप प्रहार करने वाले, या तो बॉट्स, बॉट्स यानी वो मनुष्य होते ही नहीं है, वो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, वो उन्होंने मीडिया सेल वगैरह ने निर्माण कर दिए। और जो उनके सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है, वो भी गिने चुने लोग हैं जो एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालयों के बाहर से काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों के भीतर कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ नहीं है मतलब बहुत कम हुआ है, क्योंकि समझ ही नहीं है, अपनी परंपरा भी समझ नहीं पाते और दूसरों की परंपरा को तो नकार ही रहे हैं कि वेस्ट में कुछ है ही नहीं। तो इस तरह की विडंबना है कि लेफ्ट ने जो किया था वो एक किस्म से बहुत गलत था, कि इलिबरल लेफ्ट कहता हूँ। अब ये इलिबरल लेफ्ट को हटा करके एक राइट विंग आ गया है, जेएनयू में भी आया है और दूसरी जगह भी आया है, और वहाँ पे योग्यता की थोड़ी कमी है, ये हालत है। मकरंद जी, आप तो एक साथ दोनों पर निशाना, मतलब निशाना ही कहूँगा मैं, आप दक्षिणपंथ और वामपंथ दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विशेषकर जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अकादमिक से इतर जो स्थितियां हैं, परिसर की जो स्थितियां हैं, उनकी बात आप कर रहे हैं। आपका की जो अपनी छवि है बतौर लेखक, प्राध्यापक की दुनिया की तो बात हमने लगभग कर ली। आपने एक तथ्य दिया कि ये स्थिति, आप जब अमेरिका में, वहाँ का माहौल किस तरह का था अमेरिका में जब पढ़ा रहे थे उस समय का? और आप लगातार, ऐसा नहीं है कि आप केवल उसी समय गए, बाद में आप नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में भी इंडियन स्टडीज़ में, तो आप दुनिया भर में व्याख्यान देने भी जाते हैं, वहाँ के परिसरों में कुछ कुछ समय विजिटिंग फैकल्टी भी रहते हैं। आप क्या पाते हैं कि विश्व स्तर पर शिक्षा का जो माहौल है और जो भारत में शिक्षा का स्तर है, और भारत में भी केवल जेएनयू और आईआईटी की बात नहीं है, आप भारतीय विश्वविद्यालयों में भी लगातार जाते रहे और बहुत जागरूक और जागृत प्राध्यापक रहे। ये जो शिक्षा का वातावरण है, इनमें क्या अंतर है अमेरिका और इधर हमारा सिंगापुर और भारत?
बिल्कुल। तो देखिए अमेरिका एक बहुत डायनामिक सोसाइटी है, यानी वहाँ पे बदलाव बहुत तेज़ी से आता है। तो वहाँ भी जो लेफ़्ट हम कहेंगे वामपंथियों का वर्चस्व, वो भी एक छोर तक चला गया जिसको वोकिज़्म कहते हैं। उसमें डीईआई यानी डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूज़न इसके अवसर होने लगे। हमारे यहाँ आरक्षण है, वहाँ अलग किस्म से आरक्षण है। लोगों को कैंसल कल्चर, ये सब वहाँ भी उनके सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में भी ये हावी हो गया था अमेरिका में। लेकिन अब यहाँ पे हमास ने इज़राइल पे आक्रमण क्या किया और 3-4 यूएस प्रेसिडेंट्स को निकाला गया। तो वहाँ पे बदलाव आ सकता है क्योंकि वहाँ पे एक जीवंत वर्ग है जो हर चीज़ में दखल देता है जब ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ बहुत धीमी गति से बदलाव आता है, नहीं आता ये नहीं कहता हूँ। लेकिन जब मैं अमेरिका पहले गया था, तो मैं 19-20 साल का था, तब मैंने देखा कार्टर को कैसे हटाया और रेगन को कैसे लाया गया। तो कुछ मुझे झलक आने लगी, ये डीप स्टेट, बहुत बड़ा पॉलिटिक्स होता है। ईरान में क्या हुआ, वहाँ पे उनके हॉस्टेज रखे गए थे और उनको न छुड़ाने की वजह से जिमी कार्टर को अपनी सीट वो हार गए क्योंकि वो असफल रहे। तो उसके पीछे क्या था और फिर कैसे रेगन, पोप और ये सब लोगों ने मिलके गोर्बाचोव को खड़ा किया। मैंने देखा ग्लासनॉस्ट, पेरेस्ट्रॉयका और फिर बाद में जाके सोवियत यूनियन भी गिर गया। ये सब मैंने अपने आँखों से देखा है। दुनिया जो दिखती है वो होती नहीं है, कि क्या-क्या ताकतें हैं, क्या-क्या फ़ोर्सेस हैं और हम जो लोग हैं, जैसे कोई बुद्धिजीवी है, कोई लेखक है, कोई शिक्षक है या कोई पाठक है, हम बहुत छोटे होते हैं और जो दुनिया है, यहाँ पे जो ताकतें हैं वो बहुत बड़ी है। लेकिन इसीलिए जो हम कहते हैं इंटेग्रिटी या अपना सच, अपना अस्तित्व वो कभी नहीं खोना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा जो छात्र वर्ग है, मैं उनको कहता हूँ डोंट गेट इंस्ट्रूमेंटलाइज्ड। आप किसी का यंत्र मत बनिए, आप अपनी सोच रखिए और उसी से आपको ताकत मिलेगी। तो अब मैं सिंगापुर की बात करूँगा। सिंगापुर बहुत टाइटली रेगुलेटेड सोसाइटी है। तो जो उनका रूलिंग क्लास है, वो राष्ट्रवादी भी है और एक छोटा-सा वर्ग है और वो पूरे यूनिवर्सिटीज़ सबको चलाता है और एक येल एनयूएस बनाया था उन्होंने। जब उनको पता चला कि ये वोक हो रहा है, एकदम बंद कर दिया। ओवरनाइट यूनिवर्सिटी ही बंद कर दी क्योंकि वहाँ आप एलजीबीटीक्यू कहिए, ऑल दीज़ जो वोकिज़्म में जो चलती हैं चीज़ें, वहाँ वो चलने लगी। तो उनको लगा ये जो पावर स्ट्रक्चर है उसको थ्रेटन करेगा, है ना? तो उन्होंने बंद कर दिया। तो सिंगापुर एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, अनुशासित एक समाज है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्वतंत्र नहीं पा सकते। कुछ हद तक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो रेगुलेटेड सोसाइटी में आपको जीना है और दरअसल मैं कहूँगा जो चाइनीज़ है, जो चीनी, जो उनकी मानसिकता है वो वही है। दे आर एन अथॉरिटेरियन या रेगुलेटेड पीपल और वो हमेशा ओबीडियंस में चलता है कि आपके ऊपर जो है पिता है या माँ है या उसके ऊपर जो लीडर है, आपको उन्हीं की बात माननी है। हम तो बहुत स्वच्छंद है। भारत जितना मैंने जैसे ज़मीन पर वैचारिक विविधता जहाँ जितनी है भारत में मैंने कहीं भी नहीं देखी है। लेकिन जो तंत्र है हमारा उसमें अभी हम धीरे-धीरे आगे चल रहे हैं और वहाँ पे अमेरिका में आविष्कार, इनोवेशन सबसे ज़्यादा है। मैं कनाडा में भी रह चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो पूरे पश्चिम के दुनिया में जो अग्रणी है वो यूएस। क्यों? सबसे डायनामिक है और वो एक्चुअली वो झेलते भी है। जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुई थी 2009 में और 9/11 हुआ। 9/11 जब हुआ था तब मैं यूएसए में पढ़ा भी रहा था। तो वो झेलते भी हैं, उनमें वो अभी भी वो झेल रहे हैं। यानी समाज में अगर बहुत हम कह सकते हैं कोविड के समय भी 1 मिलियन यानी इतने लोग वहाँ मरे हैं। तो वो हर चीज़ को झेलते भी हैं, उनमें वो क्षत्रिय भावना भी है और वो डायनामिक है यानी बदल सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो मीडियोक्रिटी है तो वो मीडियोक्रिटी ही चलती है क्योंकि हमारे यहाँ एक तो योग्यता की कमी नहीं है, योग्यता और योग्य लोग बहुत हैं, लेकिन जहाँ उनकी ज़रूरत है, वहाँ वो पहुँच नहीं सकते। बीच में बहुत बड़ी दीवार है। वो दीवार क्यों है?
एक तो नौकरशाही की दीवार है, चाचा मामा भांजा भतीजा, वो जातिवाद, ये सब दीवारें हैं जिसकी वजह से समस्या भी है और योग्य लोग भी इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये हमारे समाज में कुछ विकृतियां हैं और आधुनिकता को हम समझ नहीं पाए ठीक से, आधुनिक दुनिया क्या है। जैसे आपने कहा कि हमारी यहाँ चमड़ी इतनी पतली है कि थोड़ी सी भी आलोचना हम सह नहीं पाते। क्यों? पूरी आधुनिक सभ्यता आलोचना के आधार पे टिकी है कि आप सही हृदय से आलोचना कीजिए ताकि कोई सुधार ना आ सके, उसको अपनाइए, उससे हम सीखिए। हमारे यहाँ तो है ही नहीं वो। अगर मैं आपकी आलोचना करूँगा, आपकी व्यक्तिगत में बात कह रहा हूँ, मैंने अक्सर देखा है, मैं आपका दुश्मन बन जाता हूँ। अरे भाई क्या बात है, मुझे आपके व्यक्तिगत तो कोई वैर नहीं है। तो मैंने यहाँ अक्सर यही देखा है, हर चीज़ पर्सनलाइज होती है। और चर्चा भी हमने देखा है फैमिलीज़ में, जो सबसे अमीर है वही अपने आप को सबसे ज्ञानवान समझता है, वो तो है नहीं। यही चलता है, मैं सामंतवाद, एक किस्म से सामंतवाद है। मकरंद जी ये जानना चाहता हूँ कि इस समय दुनिया में जैसे भारत में भी मेक इन इंडिया एक नारा था, अमेरिका में एक नारा है यूएस फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। ये जो एक तरफ दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, तमाम जो आधुनिक संचार के माध्यम हैं, पूरा विश्व एक होता जा रहा है। पूंजी का जो वर्चस्व है, वो जितनी पूंजी अमेरिका में काम करती है उतनी ही भारत में काम करती है, उतनी ही सिंगापुर में काम करती है। व्यवस्था कोई भी हो, रुपए का मूल्य वैसे ही है। रुपए से मेरा ताकत प्रचलित मुद्रा से। दूसरी तरफ जो विचारों की कट्टरता है वह अपनी सरहदें और तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में भी जितने भी आंदोलन अभी जैसे नक्सली हैं, उनका कहना है कि जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है। उनकी अपनी बुनियादी सोच हो सकती है। जो दूसरे वाद हैं, जैसे अगर हम कहें कि जो सरकार है अभी, जिसको हम दक्षिण पंथ कह रहे हैं, तो वो कहती है कि राष्ट्रवाद और हिंदू प्रथम होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भारत को एक इस तरह का विचार है। वामपंथी अलग अलग, तमिलनाडु में इस तरह की आवाज़ें उठती हैं, उड़ीसा में उठती हैं, पश्चिम बंगाल में उठती हैं, हर जगह अलग अलग आवाज़ें हैं। अभी बांग्लादेश की स्थिति हम देख रहे हैं, भारत का के सहयोग से बना हुआ एक राष्ट्र किस तरह से वहाँ हिंसा की चपेट में है और प्रधानमंत्री को मांग रहा है। जबकि भारतीय सभ्यता में हमने दलाई लामा को भी रखा है, तो शेख हसीना को क्यों वापस करेंगे। ये एक अलग संदर्भ है, ये सरकार का विषय है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ये जो कट्टरता का घेरा जो बढ़ता जा रहा है और स्व की तरफ व्यक्ति केंद्रित होता जा रहा है, चाहे वह जाति हो, धर्म हो, रंग हो, दूसरी तरफ हम एक तरफ या पूंजी का एकत्रीकरण हो, वहाँ भी स्वार्थ ही है, अन्यथा इस तरह से नहीं होता। ये दोनों के बीच हम, ये दुनिया कहाँ जाएगी? एक तरफ सूचना का विस्फोट है, तकनीक का विस्फोट है, कृत्रिम बौद्धिकता आ गई, एआई है, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारा कैमरा इसको अपने अंदर भी रिकॉर्ड कर रहा हो और ये अमेरिका भी पहुंच रही हो, ये बातचीत कोई नहीं जानता। तो चीन न पहुंचे तो ठीक है। तो ये आखिर अंततः आप क्या देखते हैं, ये विकास की जो गति है, यह मनुष्यता को और मनुष्य को कहाँ ले जाएगी? और एक राष्ट्र के तौर पर या 2025 के मनुष्य के तौर पर हम आने वाली पीढ़ी को कौन सी कैसी दुनिया देके जाएंगे? ये तो बहुत गंभीर और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सटीक है आज के संदर्भ में। तो मेरी मान्यता ये है कि जो विकास है, इसकी परिभाषा क्या है? विकास सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है। फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में श्री अरविंद ने कहा है कि बाद में जो लोगों ने मापदंड बनाए यूएन के, उसमें बहुत कमियां हैं। सचमुच विकास वही है जो मनुष्य को, उसकी चेतना को किसी ऊंचे स्तर पे ले जाए, है कि नहीं? अभी तो हमारी ये दशा है कि हम पृथ्वी को ही नष्ट कर देंगे, हमारी ज़रूरतों की कोई सीमा ही नहीं है, और उसी तरह हम हर चीज़ को वेस्ट और नष्ट किए जा रहे हैं। तो इसके लिए मेरी मान्यता ये है कि सिर्फ हमारे पास यानी जो सनातन धर्म है, यानी वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। सनातन धर्म यानी जो पहले से आया हुआ एक विजडम कहिए या एक ज्ञान कहिए, उसके पास ही
इसका उत्तर है, उत्तर ये है कि जो हमारा चित्त है उसकी शुद्धि और उसका आविष्कार होना ही विकास है, और जो आर्थिक चीज़ें हैं वो तो सिर्फ एक सहायता के तौर पे, ये शरीर भी देह माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसे ये सिर्फ धर्म साधन के लिए ही देह है। तो ये सिर्फ देह का भी वही जो मतलब है, तो और किसी चीज़ का और क्या हो सकता है? ये सब तो हमारे देह के ही एक्सटेंशंस हैं आफ्टर ऑल। और ये सूचना और ये तकनीकी प्रौद्योगिकी जो है वो भी मनुष्य के लिए ही है, ना कि मनुष्य उनके लिए है। मनुष्य उनका गुलाम हो रहा है, वो तो बहुत बुरी बात है, ये गांधी जी ने कहा। तो इसीलिए हमें अपनी पहचान होना और भारत को दिखाना पूरे दुनिया को कि हमारा रास्ता क्या है, ना तो लेफ्ट का है ना तो राइट का है, लेकिन कुछ और हमारा रास्ता है। और यही हमने पिछले 100 साल से दुनिया को देने की कोशिश की है। तो मेक इन इंडिया का सही अर्थ वो है, ना कि हम ये बोतल इंडिया में बना रहे हैं, या ये ग्लास इंडिया में बना रहे हैं, या ये फ़ोन इंडिया में बना रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ एक जगह पे बनती नहीं है। इसलिए अमेरिका फर्स्ट इज़ पॉसिबल, मेक इन इंडिया इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हर चीज़ में दुनिया के हर कोने से चीज़ आती है। और आज जो मेक इन इंडिया कहते हैं, हर चीज़ चाइना से आती है। आप देखिए, आपने एक फ़ोन तो छोड़ दीजिए, एक आप इलेक्ट्रिक केटल खरीदिए, नाम तो होगा किसी इंडियन कंपनी का, अंदर देखेंगे तो मेड इन चाइना है। हर चीज़ चाइना में क्यों बन रही है? हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक स्लोगन हो गया, इससे क्या मतलब है? लेकिन हमारा जो सही में हमारी एक शक्ति है, वो चेतना या आध्यात्म या उस क्षेत्र में है कि मनुष्य को कैसे बदला जा सकता है, वो अंदरूनी क्रांति कैसे आ सकती है, समाधान कहाँ हम पाएंगे। और इसके लिए किताबों का ज्ञान नहीं चलेगा। हमारे यहाँ अक्षरशः इस तरह के लोग होने चाहिए समाज में, उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और हम सब लोग वही उस रास्ते को अपनाना चाहिए। जैसे वेदों में कहा है, पहले तैत्रीय उपनिषद में जो पहला कॉन्वोकेशन है उसमें वही कहा है, सत्यम वद धर्मम चर। तो एक छोटी सी चीज़ अगर हम पकड़ के लेंगे तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया भर में ला सकते हैं। कि हम जो आत्महत्या की ओर मानवता जा रही है, हिंसा से या आर्थिक इतने आविष्कारों से पृथ्वी जीने लायक नहीं हो रही, यहाँ प्रदूषण इतना हो रहा है, इस सब का सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है वैचारिक या चेतना या कॉन्शियसनेस रेवोल्यूशन। और वो मार्ग हमारे यहाँ पहले से चला आ रहा है, वही सनातन है धर्म। उसमें सबसे पहले अपने आचरण, अपने विचार में फ़र्क लाना है ना। और वही यम नियम यही हम करने लगेंगे, पूरी हमारी जीवन ही सुधर जाएगी और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, और फिर चाहे हम कोई भी स्वभाव के अनुसार हमारा स्वधर्म हम निभाएंगे। तो यही भारत को दिखाना है। और साथ साथ जैसे आपने कहा, प्रौद्योगिकी हर क्षेत्र में हमें योग्यता हमको आगे लानी है। अब मकरन जी, आपके उत्तर से ही एक सवाल मेरे दिमाग में हो रहा है। आप जब बता रहे थे, आपने सनातन की बात की। धर्म, हम जिस भी धर्म की बात करते हैं, सभी का उद्देश्य कम से कम अपने मानने वालों का विकास करना है, सर्वांगीण विकास अगर हम कहें इसको। ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, जिसको धार्मिक टकराव विवाद क्यों है पूरी दुनिया में, और आज हमें लगता है कि धर्म एक सबसे बड़ा शायद युद्ध का एक कारण है, पूंजी के तुरंत बाद। पूंजी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्वार्थ निश्चित रूप से टकराव का सबसे बड़ा माध्यम है। भाई से भाई के बीच भी बंटवारा, अगर हम अपने भी पौराणिक आख्यानों में कहें तो रामायण को छोड़ दें तो महाभारत का पूरा कालखंड सत्ता पर कब्जा के लिए। धर्म हम उसको कहते जरूर हैं, धर्म वहाँ इसलिए है क्योंकि धर्म का पलड़ा हम मानते हैं कि पांडवों के साथ था या श्री कृष्ण के साथ था। तथ्यात्मक रूप से राजगद्दी की लड़ाई थी। अगर त्याग की भारतीय मनीषा तो ये कहती है त्याग कर देना चाहिए था, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब इसके अपने अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं कि आप कहोगे राजा का पुत्र है तो उसको राजा बनना चाहिए, उसका अधिकार था, ये एक अलग विषय है।
लेकिन सनातन धर्म तो ये कहता है कि मनुष्य है, उसकी आत्मा और आत्मचेतना, और चेतना के साथ ही आप मुक्त हो जाते हो, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, जो गांधी कर रहे थे अपने जीवन में। गांधी सत्ता के इसलिए विपरीत खड़े थे, सत्ता के साथ वो कभी नहीं थे, चाहे स्वराज मिलने के बाद का भारत हो या पहले का भारत। ये दुनिया में अभी धार्मिक जो टकराव हैं उनकी क्या वजह पाते हैं? ये धार्मिक अहम, स्व का भाव, और ये जो टकराव का बिंदु है उसमें जो हिंसा मूल तत्व आज के समय हो गया। आपने हमास और इसराइल का भी उदाहरण, हालांकि वो जेएनयू के संदर्भ में आया था, विचारों के संदर्भ में आया था। ऐसा क्या है कि तिब्बत के मामले पर चुप्पी है और हमास के मामले पर, इसराइल के मामले पर, गाजा के मामले पर आक्रोश है, कश्मीर के मामले पर चुप्पी है और बांग्लादेश के मामले पर मुखरता है। तो हमें ये मैं समझने की कोशिश करना चाहता हूँ कि ये इनके पीछे कौन है और इसकी वजह क्या है। बिल्कुल सही। देखिए, हमारे यहाँ वेदों से यही कहा गया है कि एक निरंतर युद्ध चलता है पृथ्वी पर सत्ता को लेकर के। ये धर्म है ही नहीं, क्योंकि धर्म की परिभाषा ही अलग है। रिलीजन के लिए भारत में कोई शब्द ही नहीं है। मान्यता है और मान्यताओं के बीच का टकराव है, और उसके पीछे सिर्फ सत्ता, और सत्ता उस तरह की कि हम दूसरों पे राज करें, दूसरों पे हावी हो और उनको हम प्रताड़ित करें, शोषित करें, और उनकी वजह से हम सुख संपत्ति और विलास का भोग करते रहें। यही आता रहा है ना। और कौरव भी वही चाहते थे। और जो कोई जो दूसरों पे सत्ता करना चाहते हैं, चाहे वो प्राणियों पे क्यों ना हो, कि आपने सारे चिकन्स को एकत्रित करके फिर उनको इतनी जगह पे सीमित रखा और उनको एंटीबायोटिक्स दे के मोटा बनाया, फिर उनको खाते रहिए आप। तो हमारा वो वृत्ति ही उस तरह की है। हालांकि सबके लिए यहाँ है, बहुत है। तो वेदों में यही कहा है, पूर्णता और संपन्नता का मार्ग है सनातन धर्म, जो मैं मानता हूँ। और मैं किसी समुदाय के विशेष का वो धर्म नहीं मानता हूँ। श्री अरविंद ने भी कहा है, ये एक मानव धर्म है ना। धर्म यानी जो हमारे धारते इति धर्म, जो हमें सपोर्ट करेगा और जो हमारे स्वभाव, मनुष्य स्वभाव के अनुसार होगा। लेकिन जैसे वेदों में कहा है, पाणी, दास्यु, वृत्र, ये सब, और देवों के बीच में हमेशा युद्ध था। क्यों? क्योंकि एक पक्ष था नदियों को छुपाना चाहता था, और वो नीचे ज़मीन के नीचे तहखाने में पानी दबाना चाहता था, गायों को ले गए जाता था। और वो गाय, जो गाय है वो सिर्फ नहीं है सूरज की किरणें। तो वो तो संघर्ष निरंतर है। और हमारा दृष्टिकोण मेरे हिसाब से सर्वभौम है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष तो बाद में आया। हमारे यहाँ मोक्ष तो बौद्धों की वजह से आया है। निर्वाण उन्होंने दिया, हमने भी कहा चलो मोक्ष। हमारे यहाँ इहलोक में सफलता प्राप्त करना, और उसी से, जैसे महामृत्युंजय मंत्र में कहते हैं, अपने आप ही परिपक्वता के बाद हम शरीर छोड़ते हैं। उसमें कोई त्याग की भी भावना नहीं है, पूर्णता की भावना है। तो ये सर्वभौम विचार है। लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है? आप भी जिए, मैं भी जीऊँगा, ये भी, हर प्राणी के लिए यहाँ जगह है। तो उसको अगर हम छोड़ के किसी पे हावी होना, उसको डोमिनेट करना, तो इसीलिए स्वराज्य का मतलब ये है, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे से जो ताकतवर है उसको हम कैसे रेजिस्ट करें, और हमारे से जो कमज़ोर है उसको प्रताड़ित न करें। तो एक जगह पे हमको रिस्ट्रेंट की आवश्यकता है कि हम अपने आप पे संयम कैसे हम बरतें, क्योंकि सत्ता आते ही संयम हम नॉर्मली खो जाता है। और हमसे जो ताकतवर है उससे न डरे, है ना। तो यही एक मार्ग है। और अब दुनिया का परिप्रेक्ष्य आप देखेंगे तो वहाँ भी लोग इसी को तरस रहे हैं, है ना। जो आइडियोलॉजिकल वॉर आपने कहा, धार्मिक जो युद्ध है, इसमें कोई रास्ता क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि स्वार्थ के परे, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समुदाय हो, या चाहे वो देश या राष्ट्र क्यों नहीं हो, अपने स्वार्थ के आगे वो सोच ही नहीं सकता है। लेकिन रास्ता चाहिए, और उसके लिए मार्ग भी है, सिर्फ त्याग का मार्ग नहीं है। श्री अरविंद ने उसी में कहा है, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में, कि इसमें तीन अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जिनका पराजय होना बहुत आवश्यक है। जैसे रावण एक तत्व है कि किसी की
पत्नी को अपहरण करो, ये इसको हमेशा इसको हराना ही पड़ेगा। उसीलिए उसी तरह कौरव भी एक तत्व है, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं 5 गांव तो दे दो भाई, 5 गांव भी नहीं दूंगा, एक रत्ती भर जमीन, फिर तो ये धर्म युद्ध हो जाता है। तो अभी ग्रूमिंग गैंग्स की बात आती है, दूसरी बातें आती हैं, तो वो तात्विक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे, वैचारिक स्तर पे और एक्चुअली जो युद्ध होता है उस स्तर पे इन विचारधाराओं का पराजय होना मानवता के लिए अनिवार्य है। एक तो वो है। दूसरी चीज अर्थ की बात हुई, अर्थ में हमेशा हमारे यहाँ वही है, अर्थ यानी एक ऊर्जा होती है, तो वो बांटने से ही बढ़ती है। तो पूंजीपति की जो आप पूंजीवाद की बात की, उसमें भी अंततोगत्मा ट्रेड ही होता है। आपके पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, हम व्यापार करेंगे तो दोनों का फायदा है। तो जैसे पानी को एक जगह रखा सड़ जाएगा, उसी तरह पूंजी को आप पकड़ के जकड़ के रखेंगे वो सड़ जाएगा, तो उसका प्रवाह ही अच्छा है। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें समझ में आ जाते हैं और इससे दुनिया में भी परिवर्तन आ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ एक ही सीख है, शुरुआत अपने आप से करो, स्व से शुरुआत होगी। और यही हम जैसे बुद्धिजीवी हो, कोई शिक्षक हो या कोई शिष्य हो, क्योंकि शिक्षक तो आदमी हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन शिष्य अंत तक रहेगा। अब आते हैं किताबों पर। आपकी पहली किताब कौन सी थी? और उपन्यास, कविता, बौद्धिक पुस्तकें, चिंतन की पुस्तकें, विचार की पुस्तकें, पहली पुस्तक कौन सी थी? और इनमें से जिन विधाओं में आपकी गति है उनमें कौन सी आपको सबसे ज़्यादा भाती है, दिल के करीब? जी जी, तो पहली किताब मेरी थी, उसका शीर्षक था मिस्टिसिज्म इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री, यानी भारतीय अंग्रेजी कविता में रहस्यवाद। हालांकि मिस्टिसिज्म का भी वो सही अनुवाद है नहीं, तो मेरी पीएचडी थीसिस पे ही आधारित किताब थी। 1988 में वो छपी, यहाँ दरियागंज से ही निकली, उसमें कई गलतियाँ भी हैं, लेकिन किताब में जो एक दो अच्छी चीज़ें हैं वो है कि श्री अरविंद पे उसमें कुछ गहराई से काम हुआ है और ऐसे ऐसे कवियों के बारे में मैंने लिखा है जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं था। जैसे पूरण सिंह है, आनंद आचार्य है जो नॉर्वे में स्थित थे, और स्वामी विवेकानंद की कविताएं अंग्रेज़ी में, उन पे भी मैंने थोड़ा सा विश्लेषण किया। तो वो मेरी पहली किताब थी। उसके बाद 2 किताबें आई कविता संग्रह, द सेरीन फ्लेम 1991 और प्लेइंग द डार्क गॉड 1992 रूपा ने छापी। ऐसा कर करा के 53 किताबें मैंने या तो उसका संपादन किया है या मैंने लिखी हैं, और उनमें आधी मैंने लिखी और आधी संपादित हैं। और उनके अलग अलग जॉनर्स हैं, यानी कविता, खुद की कविता भी लिखी हैं, उपन्यास 2 हैं, एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, लेकिन ज़्यादातर किताबें आलोचना ही हम कह सकते हैं। आलोचना शब्द इतना अच्छा नहीं है, लेकिन समीक्षा कहेंगे, मीमांसा कहेंगे, मीमांसा के हर चीज़ में गहराई से में जाना। तो साहित्य पे कई किताबें हैं, और ऐसा भी मैंने एक किस्म से सेवा करने का मेरा इरादा था कि जो हमारे यहाँ साहित्य के जगत के जो महापुरुष रहे हैं उनके जो कृतियाँ हैं उनको मैंने समझने की और उनका विश्लेषण करने की कोशिश की। जैसे श्री अरविंद है, महात्मा गांधी है, रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, सरोजनी नायडू, राजा राव, निस्सिम एज़ेकियल, यानी ऐसे भारतीय अंग्रेज़ी साहित्य को खास करके ले करके राम मोहन रॉय से लेके राजा राव तक जो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण लेखक या लेखिकाएं रही हैं, उन पे मैंने कुछ न कुछ करने की कोशिश की है। तो ये, और फिर मैं आईआईटी में पढ़ाता था, तब मैंने प्रौद्योगिकी की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दिया, और उस क्षेत्र में मेरा एक प्रोजेक्ट चला। उसके तहत हमने 5 किताबें उसका संपादन मैंने किया। तो उसमें एक रनिंग थीम है कि आधुनिक भारत और प्रौद्योगिकी या साइंस, विज्ञान, तो इसका क्या मतलब इसमें संबंध क्या है, इसको लेकर के गहराई से सोच हुई। और इस श्रृंखला की 5वीं जो किताब है, 3-4 साल पहले आई, वो चौथी, वो मेडिकल फील्ड को लेके, यानी हीलिंग, यानी जो स्वास्थ्य को लेकर के, बायोमेडिसिन एक है और यहाँ आयुर्वेद सिद्ध,
ये सब इन दोनों में क्या हम समन्वय कर पाएंगे? और जो आखिरी किताब इसी श्रृंखला में 5वीं जो निकली, इंडियन पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन साइंस एंड सिविलाइजेशन, कि भारतीय जो हमारी संस्कृति है, यहाँ से विज्ञान के बारे में क्या सोच आई है। तो उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो विचार आजकल चल रहा है कि भारत में ही सब कुछ था, यहाँ से लोग चोरी करके ले गए, चाहे वो पिथागोरस थ्योरम क्यों न हो, फिबोनाची, ये सब मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में मैं ज़्यादा नहीं उलझता हूँ। क्यों? क्योंकि साइंस एक ह्यूमन क्वेस्ट है। इसमें ना तो भारतीय साइंस अलग होता है या चीनी साइंस अलग है। हाँ, कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन जो ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइंस, ये सब एक ही है। क्यों? क्योंकि जो हमें अच्छी चीज़ दिखती है दुनिया भर में, उसकी हम नकल करते हैं, और जो मैंने अपनाया और आत्मसात किया वो मेरा हो जाता है। जैसे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में एक अमेरिकी विद्वान थे संस्कृत के व्याकरण के, तो उनको जो सो कॉल्ड दक्षिण पंथी है, उनको अटैक करने लगे कि तुम तो विदेशी हो, तुम फलाने हो ढिकने हो। तो उनको पता नहीं था कि वो बचपन से उनके घर में संस्कार था संस्कृत का। तो उन्होंने उनको यही जवाब दिया कि मैंने वो आत्मसात भी किया, उस विद्या को मैंने अपनाया भी है, मैं उसका आचरण में भी मैंने उतारा है। आप तो सिर्फ बात कर रहे हो ना, आप ना तो संस्कृत जानते हो, ना ग्रंथ पढ़ सकते हो, आप तो सिर्फ आलोचना तक ही सीमा है आपकी। तो उसी तरह कोई भी विद्या उसकी होती है जो उसको ग्रहण करे, उसका उपयोग करे, उसका आचरण में उसको लाए और उसकी वृद्धि करे। तो कोई भी विद्या किसी की अपनी पूंजी नहीं है, विद्या सबकी होती है। तो मैंने यही कहने की कोशिश की कि हमारे यहाँ पहले से एक नॉलेज सोसाइटी थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन साइंस नहीं। साइंस जो आधुनिक साइंस है, जो वेरिफिकेशन पे है, ये तथ्य उनके जो निर्माण उन्होंने किए हैं, प्रोटोकॉल्स ऑफ साइंस, ये तो यूरोप ने ही किया है। चाहे उसमें हमने ज़ीरो इधर उधर का हमने योगदान दिया हो, तो इसमें किसी की पूंजी उसको किसी का पूंजी बना के अब ये इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेके ये बहुत कुछ चल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो बिचौले हैं, मैं उनको ब्रोकर्स कहता हूँ, इनका फ़ायदा हो रहा है, नॉलेज में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इससे हमको बचना चाहिए। और एक हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उदारता कहाँ है? तुम्हारा साइंस मेरा साइंस, तुम्हारा धर्म मेरा धर्म, ये नहीं है। एक्चुअली ह्यूमन जो हमारी पूरी मानव जाति की एक चेतना है, उस पे हम ध्यान दें। आपने चूँकि बातचीत में हम लोग आपकी जो बौद्धिकता और आपके काम का दायरा है वो बहुत विस्तार दे रहा है हमारी बातचीत को। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने आधुनिक संदर्भों में हिंदू धर्म को स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि से महर्षि अरविंद पर भी काम करते हुए आपने, और महात्मा गांधी पर भी काम करते हुए, हमारे ये जो महापुरुष हैं जिनको वर्तमान संदर्भों में एक दूसरे से बराबर टकराने की एक कोशिश की जाती है। हालांकि वो टकराव स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी के रहते हुए भी नहीं हुआ था। तो ब्रह्म समाज और आर्य समाज एक साथ बंगाल की भूमि पर काम कर रहे थे। हमारा जो नव जागरण है और हमारा कोई भी कालखंड जो बौद्धिकता पर आधारित है, उनमें उस तरह का टकराव, यहाँ तक कि शैव और वैष्णव का जो टकराव हम जब कहते हैं, तब भी हमारी इस धरती पर समान रूप से आगे बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहे थे, वरना इतने बड़े हमारे जितने भी मंदिर हम कह सकते हैं या मठ कह सकते हैं, वो इस रूप में स्थापित नहीं रहते। एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है, दूसरी तरफ हमारे जो महान व्यक्तित्व हैं उनके बीच टकराव का एक वातावरण अभी बनाया जा रहा है। उनके बीच आपस में शायद नहीं रहा होगा, नहीं ही था, मुझे इस बात का भान है। मैं जानना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी, महात्मा गांधी जी या जिन महान शख्सियतों पर आपने काम किया, उनके काम और उनकी जो कसौटी थी हिंदू धर्म को लेकर, भारत राष्ट्र को लेकर, भारतीय राष्ट्र धर्म को लेके और मनुष्य धर्म को लेके, वो कहाँ कहाँ क्या अंतर है और समझने में क्या भूल हुई है हमारे वर्तमान को, या हमारा जो वर्तमान बौद्धिक जगत या राजनीतिक जगत है वो कहाँ पे चूक कर रहा है, जिससे हम मूल तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने यह कुछ कहा था और हम उसे गलत ढंग से रख रहे हैं।
ये तो बहुत अच्छा सवाल है, धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि जो आप पुनरुत्थान की जो बात कर रहे हैं या नवनिर्माण की बात कर रहे हैं या रेनेसांस पुनर्जीवन की बात कर रहे हैं, भारत की, अपनी सभ्यता की, उसके पूरे मर्म तक ये सवाल जाता है कि आधुनिकता और भारतीयता में क्या रिश्ता है। और ये जो आधुनिक भारत, जिसमें भारत या इंडिया, ये जो राष्ट्र है, इसका भी निर्माण एक उसमें एक शामिल प्रक्रिया है, उसके पीछे मैं तो कहता हूँ ये आधुनिक हमारे ऋषि बने हैं। जैसे पुराना भारत, पुराना भारतीय समाज और संस्कृति के पीछे भी ऋषि है। ये ऋषियों ने ये समाज बनाया है, ना तो कॉन्करर्स, जिन्होंने राजा रजवाड़े, जिन्होंने आक्रमण करके लोगों को, मतलब हम कहेंगे साम्राज्यवादियों ने भारत नहीं बनाया है, लेकिन ऋषियों ने बनाया। तो ये जो हमारे आधुनिक ऋषि हैं, उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें ये दिखाया कि भारत और हिंदू आधुनिक भी हो सकते हैं और पूरी तरह भारतीय भी हो सकते। ये कैसे? पीछे जाके नहीं, और कोई पुरानी अच्छी चीज़ को समहाउ सबसे आगे दिखाना, वो नहीं। ये आगे जाने का रास्ता है। उसमें सबसे, हम अगर कहेंगे, उसका सबसे महत्वपूर्ण उसमें क्या चीज़ आती है? उसमें ये आता है कि रीज़न, यानी मनुष्य का जो मन है या मानसिक जो ताकत है, जो हम उसे रीज़न कहेंगे, तर्क मैं नहीं कहूँगा, मैं अंग्रेज़ी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यूरोपियन एनलाइटनमेंट में उन्होंने कहा कि रीज़न ही सबसे ऊंची फैकल्टी है ना? कि रीज़न के माध्यम से हम साइंस करते हैं, साइंस से प्रौद्योगिकी आती है, प्रौद्योगिकी से हमें पावर आती है, सत्ता आती है नेचर को कंट्रोल करने की, और जिसके पास लेटेस्ट मिसाइल है, टेक्नोलॉजी है, एआई है, वो हम दूसरे सब पे हावी हो जाएगा। लेकिन हमारी एक ही सभ्यता है जिसमें कहते हैं कि रीज़न के ऊपर भी कुछ है। क्या है? उसको चेतना जागृत होती है, उसको इल्यूमिनेशन कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, या हायर माइंड, श्री अरविंद ने कहा है सुपर माइंड। तो उनका ये कहना है कि जो अध्यात्म से मानव की जो प्रगति होती है, जो रीज़न से भी ऊपर होती है। क्या रीज़न क्या करता है? डिवाइड करता है, मेजर करता है, यानी हर चीज़ का मापदंड होता है। और मियते अति इति माया, यानी जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं, लेकिन जो ब्रह्म है उसको कहेंगे ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को नाप नहीं सकते, वो सर्वव्यापी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल हम वो रास्ते से भटक रहे हैं और हम रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, यानी कोई पुरानी चीज़ को ही ऊंचा दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे मंदिर सबसे श्रेष्ठ थे, हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ थी। अरे भाई, आप सबसे श्रेष्ठ होते तो लोग आपको कॉन्कर कैसे करते? आपको, आपके देश को उन्होंने कब्जा कैसे कर लिया? उनके पास कुछ तो होता। तो इसीलिए हमको अब आगे जाना चाहिए, और आगे जाने का तरीका हमको दिखाया गया है कि आधुनिकता, प्रौद्योगिकी, विज्ञान को एक हाथ में लेना है, अध्यात्म को दूसरे हाथ में लेना है, उनका समन्वय करके अपने आप को, यानी नए मनुष्य को, नई चेतना का निर्माण करना है। यही भारतीयता है, यही हमारा पूरे विश्व के लिए योगदान यही हो सकता है। और इस रास्ते से हमको भटकना नहीं चाहिए, और इसके लिए हमें एक कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की ज़रूरत है, नॉट अ कल्चर ऑफ मीडियोक्रिटी एंड नॉट अ कल्चर ऑफ, जैसे हम कहते हैं, चाचा, मामा, भांजा, भतीजा, सामंतवाद, आइडियोलॉजिकल, धार्मिक, ऐसे चीज़ों में हम बढ़ जाएंगे तो हम धर्म गुरु या विश्व गुरु तो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि हमें अपना भी ज्ञात नहीं है, स्वबोध भी नहीं है, और शत्रुबोध भी नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से आपने हमारे सवाल का उत्तर दिया। मैं मकरंद जी, अभी अगर मैं एक सवाल पूछूं कि मकरंद परांजपे अपनी पहचान, अगर कोई ये जानना चाहे कि मकरंद परांजपे कौन है, तो आप किस रूप में अपने को जाना या बताया जाना या परिचय दिया जाना अपना पसंद करेंगे? मकरंद परांजपे तो है ही नहीं, ऐसा ना तो कोई व्यक्ति है, ना व्यक्ति था, ना रहेगा। लेकिन एक मानव जिज्ञासा है ना, जिसने एक किसी नाम रूप से वो उसका उसने लपेट लिया है, उस नाम रूपी कोई भी चीज़ कहिए, प्राणी कहिए, वो जो जिज्ञासा है, जो निरंतर जिज्ञासा है, जो मनुष्य की जिज्ञासा है, उसने उस प्राणी को किसी तरह से उसमें
लिप्त हो गया है, वो जिज्ञासा उस प्राणी में लिप्त हो गई है और उस जिज्ञासा की वजह से कुछ चीज़ें निकल आई है और उसकी ना तो कोई पहचान उस तरह से है। और मैं सच आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब सोचता हूँ मेरे शेष वर्ष, मतलब जो शेष आयु उस जो प्राणी या जो आप कहेंगे वो शरीर की है, उसका एक ही ध्येय या लक्ष्य है। वो यही है कि दूसरे जो प्राणी है इसी तरह के, जिसमें इसी प्रकार की जिज्ञासा हो, उनकी मदद कैसे की जाए कि जो झलक उस जिज्ञासा ने इस प्राणी में या इस शरीर में देखी है, वही तक किसी और को किस तरह लिया जा सकता है, उसको क्या मदद की जा सकती है। तो उसके लिए कोई भी सीमा नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ आपको पांडे जी, कोई भी सीमा नहीं है। ज्ञान देने के लिए कोई सीमा नहीं है। जहाँ तक जाना पड़े वहाँ जाने के लिए तैयारी होनी चाहिए, वो ज्ञान बांटने के लिए। क्या अब तक के अपने जीवन में आपने ऐसे शिष्य या ऐसे जिज्ञासुओं को पाया है जो उस बात को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं या उस मर्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आपकी बात से मुझे स्वामी विवेकानंद ने चाहा था कि 100 युवा अगर उनको मिल जाएं तो भारत वर्ष जो है वह दुनिया में सबसे प्रथम हो सकता है और ये धरती बदल सकती है, जो स्वप्न उन्होंने देखा था। आपकी भी आकांक्षाएं, इच्छाएं ऐसी ही हैं। क्या आपको उस तरह के लोग मिले? एक मकरंद ही नहीं बना पाया हूँ मैं, 10 मकरंद या 100 मकरंद कहाँ से बनाऊंगा। मैं खुद बनता जा रहा हूँ। मैं पहले अपने आप को कुछ बनाऊं, लेकिन हाँ, कुछ अच्छे, बहुत अच्छे विद्यार्थी मिले भी हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब मैं अपने बनने बनाने में कम उलझ करके दूसरों के लिए कुछ अगर मैं कर पाऊँ तो बड़ा अच्छा रहेगा। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? आप इन दिनों तो मैं, जैसे मैंने कहा, मैंने सेवानिवृत्ति ले ली है जेएनयू से, और मैं एक फ्लोरिडा स्थित एक कंपनी है, वहाँ मैं जुड़ गया हूँ। मुझे एक काम करने का वहाँ एक अवसर मिला है और मैं चाहता हूँ कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है, वैचारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, आध्यात्मिक संबंध, जिसमें मुझे बहुत रुचि है, वो किस तरह से बढ़े, क्योंकि भारत के कई लोग वहाँ बसे हैं और हमें अमेरिका की बहुत ज़रूरत है प्रौद्योगिक जो हमारी कमियां हैं उसमें, और रशिया से हमें वो साधन नहीं मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए। तो उसमें मेरी एक रुचि है, तो वो मैं कुछ हद तक करना चाहता हूँ। और दूसरा जो मैं करना चाहता हूँ वो एक, जो वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ के मतलब हम कह सकते हैं भारत के लोग हैं और वहाँ के जो अमेरिकन लोग भी हैं, उनमें भी बहुत जिज्ञासा है भारत के प्रति। तो वहाँ भी मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और ये पढ़ने लिखने का काम तो चलता ही है और उसको भी मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। और जहाँ तक हो सके मैं पढ़ाना भी चाहता हूँ। जहाँ पे मुझे अवसर मिले तो मैं अपना जो कुछ मुझे एक दो चीज़ें समझ में आई हैं, और ख़ास करके जो हम कह सकते हैं आलोचना या जो गहरा ज्ञान भाषा तंत्र में और साहित्य में, वो हम कैसे दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जो टेक्स्ट पढ़ने की विधि है वो लोगों में नहीं है। क्योंकि टेक्स्ट अनेक तरीके से पढ़ा जाता है और हर चीज़ गल्फ ही है, एक गल्प या एक हम कह सकते हैं स्क्रिप्ट या कुछ भी कहिए। जैसे वहाँ जो अक्षर क्या है, अक्षर ज्ञान क्या है और साक्षर किसको मानते हैं, तो किताबों में क्या ज्ञान है और दुनिया को हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसकी क्या शैली है, उसकी क्या टेक्नीक है, तकनीक उसकी क्या है, वो हम कैसे सीखें और उससे हम कैसे निजात पाए अपनी समस्याओं से और दूसरों को हम कैसे मदद करें, वो मैं विधि लोगों को तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये आप भारत में रह के करना चाहते हैं या अमेरिका भारत दोनों जगह रह के करना चाहते हैं? मुझे लग रहा है अभी थोड़ा आगे पीछे करना ज़्यादा उचित है, क्योंकि भारत में जो मैंने देखा है, ऐसे लग रहा है कि मैं
मेरे जैसे आदमी के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं लग रही है मुझे। ना तो कोई रिकॉग्निशन है, जैसे कोई 53 किताब वाला अभी जेएनयू में पढ़ाया नहीं है किसी ने भी, लेकिन इसका कोई किसी को अंदाज़ा ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। ना तो किसी को इसकी फ़िक्र है। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि एक ज्योति के भीतर ही अंधकार है। तो इसलिए आगे पीछे जा कर के मुझे लग रहा है कि मैं भी कुछ सीख पाऊँगा और मेरी देने की क्षमता भी कुछ बढ़ सकती है। अभी जो हाल के दिनों में अमेरिकी बदलाव हुए हैं, वहाँ जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, चूँकि अमेरिका मुख्य तौर पर हमारे संवाद के आखिरी चरण में आ गया, तो वहाँ पे लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि बहुत ही जो इंटेलेक्ट क्लास है उसको तो वो लेंगे, सुपर जीनियस जो लोग अमेरिका की बौद्धिकता में, वहाँ की पूंजी में, वहाँ की अभिवृद्धि में सहयोगी होंगे उनको स्वीकार करेंगे, बाकी को लेना नहीं चाहेंगे। H1B जो वीज़ा की बात हो रही है लगातार, एलन मस्क और ट्रंप, ये बात बहुत चर्चा में है। आप इस बदलाव को, यानी अमेरिकी समाज की जब हम बात करते हैं तो वहाँ का एक जो बौद्धिक वर्ग है और वहाँ का एक जो पूंजीपति वर्ग है और वहाँ जो सत्ताधारी वर्ग है, दोनों ही डेमोक्रेट और रिपब्लिक की जब हम बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं, जो लोग भारत की भूमि पर जो आलोचक या समीक्षक वहाँ के हैं, और मैं चूँकि राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ तो मुझे बहुत लंबे समय से मैं इसको देख रहा हूँ, ये हम मान के चलते हैं कि सत्ता किसी की हो, पूंजी प्रधान देश है, इसलिए पूंजी। आपकी इस विचार की, आपकी इस इच्छा की वर्तमान स्थितियों में क्या संभावना है, और इस बदलाव को जो बातें चल रही हैं उनको आप किस रूप में लेते हैं? मुझे ये लग रहा है कि ये जो इलेक्शन हुआ है अमेरिका में, वो जैसे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का चुनाव हुआ 2014 में, ये इतना महत्वपूर्ण चुनाव था और इतना बदलाव आया है भारत में तब से आज तक। डोनाल्ड ट्रंप का भी जीतना वहाँ उतना ही महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए होगा। ये चुनाव मैंने बहुत करीबी मतलब मैंने देखा है इनको, बहुत निगरानी उन पे मैंने रख के उनको समझने की कोशिश की है। और अमेरिका में जब परिवर्तन आता है तो दुनिया भर में उसका प्रभाव पड़ेगा। और मेरे हिसाब से, हालांकि हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आगे क्या होगा कोई कह नहीं सकता। कोई कहता है कोई गहरा राष्ट्र ही चलाता है, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैं एक षड्यंत्र सिद्धांतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे षड्यंत्र दिखते हैं लेकिन मैं ज़्यादा उसमें अमल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं असल क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बदलाव अमेरिका के लिए अच्छा होगा और अमेरिका अभी भी दुनिया का नेतृत्व करता है। और जो पूंजी की बात करी, भारत में ही हम पूंजी के पुजारी है। इससे ज़्यादा आर्थिक लालसा मैंने कहीं भी नहीं देखी है दुनिया में। मैं एक कहना चाह रहा हूँ आपको, अमेरिका में जब कोई भी व्यक्ति, मैंने अनेकों को देखा है, हमारे प्रोफेसर के वर्ग पे भी, एक स्तर पे आता है फिर वो दूसरों को देता है, आज भी देते हैं। हर एक देने में मतलब देखना चाहता है। हमारे यहाँ अमेरिका में स्थित भारतीय लोग अपने गांव में, अपने स्कूल में इतनी पूंजी भेजते हैं। यहाँ पे कोई किसी के लिए करने के लिए मैंने तो नहीं देखा, बल्कि अब सेवानिवृत्त हो गए तो भी कहीं ना कहीं जाके बसना चाहते हैं। वो उस होड़ में मैं आया नहीं हूँ कि कहीं जाके लग जाऊं और अपना ही बनाता रहूं। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम अमेरिका को, जिस तरह यहाँ पे एक पूरा वर्ग है नकारना चाहता है और कहता है कि उस पर विश्वास मत रखो, मैं नहीं कहता हूँ विश्वास रखो, अपने स्वार्थ के अनुसार रिश्ता बनाओ, लेकिन आपको चुनाव ये करना होगा कि आप चाइना के साथ हो या अमेरिका के साथ हो। आप पूरा निष्पक्ष ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, आपको कोई ना कोई साथ पक्ष तो लेना ही पड़ेगा। और मैं अनेक हमारे जो आर्मी के सबसे अच्छे, सबसे योग्य, सबसे ऊंचे रैंक के, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब जो हमारे सबसे टॉप आर्मी चीफ, पूरे फोर्सेस, 3 फोर्सेस के चीफ से लेके सारे तमाम जो टॉप हमारे थिंकर्स हैं, उनसे मैंने बात की है, काफ़ी लोगों से, कम 10 लोगों से, और सब ने मुझे यही कहा है कि हम चाइना के साथ
कोई भी अलाइनमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी कैनॉट ट्रस्ट द चाइनीज़, उन्होंने ये कहा है। तो हम नहीं कह रहे कि अमेरिका को ट्रस्ट करो, लेकिन जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस वहीं से हो सकती है, और हम दोनों डेमोक्रेसीज हैं, चेक एंड बैलेंस है। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे इज़राइल के खिलाफ अमेरिका नहीं जाएगा, क्योंकि यहूदी लोग अमेरिका में जो बसे हैं वो एक बहुत शक्तिशाली समूह बन गए। उसी तरह भारत कि जो लोग अमेरिका में बसे हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। तो अमेरिका भारत के खिलाफ, भारत के अगेंस्ट कोई काम करने में इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ओपनली मैं कह रहा हूँ कि कुछ न कुछ हमें अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ये मेरा क्षेत्र वैसे जियोपॉलिटिक्स नहीं है, मैं जिज्ञासु हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वैचारिक स्तर पे हमें बहुत कुछ सीखने जैसा है अमेरिका से। और वहाँ पे जितने अलायंसेस हो, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, हम सिर्फ ब्रेन एक्सपोर्ट ना करें, है ना। जैसे आपने कहा सब निपुण लोग वहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ उनके लिए कोई ना तो कोई प्रोत्साहन है, ना वो कल्चर है। कल्चर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए, वो नहीं है। और सिर्फ आपने सोचा यहाँ पे कि सिर्फ आईआईटीज़ को सुदृढ़ करेंगे, आईआईटीज़ को करेंगे तो वह सब चले जाएंगे। भाई साहब, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तो आप कह रहे हो नैरेटिव्स बनाओ, नैरेटिव बनाने वालों को आप नीचे कर रहे हो, उनको देशद्रोही करार दे रहे हो, है ना। तो हमें बहुत कुछ यहाँ करने की आवश्यकता है, और वहाँ से सीख करके जॉइंटली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो पाश्चात्य जो जगत है, वो एक बहुत संकट की अवस्था से जा रहा है। और संकट क्या है कि उनमें जो अच्छे वैल्यूज़ हैं, उन्हीं का, अपने ही वैल्यूज़ का विश्वास जा रहा है। इमिग्रेशन और ऐसे कई चीज़ों की वजह से वो डामाडोल चल रहे हैं। और ट्रंप मेरे हिसाब से वो एक कैटलिस्ट है, जिससे पूरे दुनिया में एक किस्म से बदलाव आएगा। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि उलट पुलट बहुत होने वाली है। तो उसके लिए हमारे यहाँ, जैसे मैं चाइना की एक बात करना चाहता हूँ। चाइना में मैं 10 बार जा चुका हूँ, और वो बिल्कुल सच है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पूरा राष्ट्र, पूरे तंत्र को चलाती है। जैसे अगर हम चाइना में होते तो यहाँ ही बैठे लोग पार्टी को रिपोर्ट करते होंगे, और घर घर में उनका एक कोई न कोई सूचना देने वाला होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये सच है, लेकिन चाइना इज़ अ मेरिटोक्रेसी। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में ये देखते हैं कि आप में योग्यता है कि नहीं। अगर आप में योग्यता है तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप चले जाएंगे। यहाँ तो कोई है ही नहीं, योग्यता का नाम और निशान ही दूर दूर तक आपको दिखेगा नहीं। ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में कुछ हद तक है, लेकिन सरकारी तंत्र में वो चीज़ ही नहीं है। तो जब तक वो हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो चाइना से भी हमें सीखना है कि भाई आपकी पार्टी हो या संघ हो या कुछ भी हो, वहाँ योग्यता देखिए ना पहले। आप ये नहीं देखना चाहिए अच्छा देखिए हमारे विचार के, हाँ देखिए आपके विचार के ही लोगों को लगाइए, ठीक है, सत्ता में आप है, लेकिन वहाँ योग्य लोगों को तो लाइए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो मत कहिए बाद में कि हम विश्व गुरु बनेंगे। कैसे बन सकते हैं? आखिरी सवाल मेरा, चूँकि आपने बातचीत के दौरान कहा कि आपकी रुचि का जो क्षेत्र है, मकरंद जी, अमेरिका में, अमेरिकी समाज में जो भारतीय लोग हैं या अमेरिकी समुदाय के लोगों के साथ जो आपका जुड़ाव होना है, या जिस पर आप काम करना चाहते हैं, पढ़ाना भी चाहते हैं, बतौर दार्शनिक, बतौर आध्यात्मिक, बतौर शिक्षक या बतौर साहित्य सेवी, किस रूप में आप वहाँ अपनी योग्यता को बांटना चाहते हैं उन लोगों के बीच? श्री अरविंद ने एक कहा था इंटेग्रल योगा, तो हिंदी में इंटेग्रल शब्द ही नहीं है, तो उसको पूर्ण योग कहते हैं। तो मेरे मन में क्या है, जो आने वाला युग है उसमें दर्शन, साहित्य, भौगोलिक जो विचार हम कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स यानी राजनीति, ये सब मिलके ही एक ज्ञान की परंपरा बनेगी। प्रौद्योगिकी, हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनको शामिल करके। तो एक सम्मिलित और सामूहिक और एक समन्वयिक एक सोच है। ये सोच कहीं आपको दिखेगी नहीं, बहुत कम इसकी झलक दिखती है। तो मुझे लगता है यही मेरा योगदान होगा कि हर चीज़ को मिला के
और उसमें आध्यात्म भी जोड़ के जो हम कर सकते हैं वो मैं करना चाहूँगा। तो उसमें पढ़ना, लिखना और आप जैसे लोगों से बातचीत करना, सुनना, सीखना, कुछ चलना, इसी में अगर मतलब समय बीत जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। चलने की बात आपने बहुत बार कही, मैं जानना चाहता हूँ रोज कितना चलते हैं आप? जितना चल सके उतना अच्छा है, और सोच के लिए चलना बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए। मतलब हमारी जो जाति है, मानव जाति, ये चलने वाली जाति है। हमने पूरे भूगोल में हम कैसे बसे, चल के ही तो गए, हर जगह पहले चल के जाते थे, फिर ही ये जहाज वगैरह बाद में आए। तो हम, मुझे लगता है वी आर अ वॉकिंग स्पीशीज। तो वॉकिंग, टॉकिंग एंड थिंकिंग साथ साथ चलते हैं। तो हमारे यहाँ भी कहते हैं चरेवेती चरेवेती, तो वो चलना बहुत ज़रूरी है। वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार मकरंद जी, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी किताबें आएंगी। आप जो स्वप्न देख रहे हैं मनुष्यता को लेकर, मानवता को लेकर, शिक्षा, दर्शन, अध्यात्म के विकास को लेकर, और भारत और अमेरिकी संबंधों के बीच समन्वय की जो आपकी परिकल्पना है वह साकार हो, और यह गठबंधन, यह गठजोड़, यह समन्वय समूची सृष्टि के लिए, पृथ्वी के लिए, मनुष्यता के लिए हितकर हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए। इस कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, कोई सलाह है, तो आप हमें नीचे लिख सकते हैं। अगले सप्ताह मैं फिर ऐसी ही किसी शख्सियत, व्यक्तित्व के साथ मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, बातें मुलाकातें देखते रहें, हमारे कार्यक्रमों को देखते रहें और इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। धन्यवाद।